Good morning all of you. Welcome to online class. Class 10th A चैप्टर प्राकृतिक संसाधन। कल हमने आपको प्राकृतिक संसाधन के बारे में बताया था। आज है टॉपिक हमें संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है। हमें प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता अपनी दैनिक दिनचर्या को सुचारू रूप से चलाने के लिए होती है। इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसके लिए जैसे मनुष्य के संदर्भ में प्राकृतिक संसाधन वह पदार्थ या ऊर्जा के स्रोत हैं जो उसके अस्तित्व व समृद्धि हेतु आवश्यक होते हैं। अतः भोजन, जल, कपड़े, किताब, कॉपी, फर्नीचर, खिलौने और वाहन ये संचार के साधन, उपकरण, औजार सभी को हम प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त करते हैं। ये सभी प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी के जलमंडल, वायुमंडल व स्थल मंडल से उपलब्ध हैं। हमारी ऊर्जा का परम स्रोत सूर्य है। अतः हम कह सकते हैं कि ऊर्जा को हम पृथ्वी के बाहर से प्राप्त करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हम इस ऊर्जा को पृथ्वी के जीवधारियों से प्राप्त करते हैं। आपको ज्ञात होगा कि हरे पौधे सूर्य की विकिरण ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं और हमें यह ऊर्जा विभिन्न भौतिक व रासायनिक प्रक्रमों द्वारा प्राप्त होती है। हम निम्न कारणों से संसाधनों का विवेकपूर्ण यानी ढंग से प्रयोग करते हैं। जैसे पृथ्वी पर उपस्थित अनेक प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों के भंडार हैं। अतः उनकी बुद्धिमत्तापूर्ण यानी विवेकपूर्ण उनका उपयोग करना चाहिए ताकि वह सीमित मात्रा में उपलब्ध रहें या सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। अगर उनका अधिक से अधिक अनावश्यक उपयोग किया गया तो फिर वो धीरे धीरे समाप्त हो सकते हैं, क्योंकि प्रकृति हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, लालच को नहीं। तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमारा वायुमंडल भी प्रभावित हो रहा है और इसके कारण संसाधनों की मांग भी तेज़ी से बढ़ रही है। भावी पीढ़ियों के लिए इन संसाधनों से उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु इनका संपोषणीय प्रबंधन भी आवश्यक है। अतः दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। इन संसाधनों का इको फ्रेंडली उपयोग करने हेतु इनका कुशल प्रबंधन अनिवार्य है। इसका अर्थ ये है कि संसाधन की प्राप्ति व उपयोग पर्यावरण पर किसी न किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव ना हो। इसलिए उदाहरण के लिए इसे हम प्रयोग से ना तो पर्यावरण प्रदूषण हो और ना ही वन्य जीव को किसी प्रकार की हानि हो। हमें इस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना है कि ना ही हम किसी भी समस्या में न पड़े और ना ही हमारा पर्यावरण और ना ही वन्य जीव। संसाधनों का उपयोग देश के सभी भागों में किया जाता है और सभी भागों में इनका वितरण समान नहीं है। अतः प्राकृतिक संसाधनों के देश के सभी वर्गों तक समान रूप से व इनका वितरण सुनिश्चित करने हेतु प्रबंधन आवश्यक है। इनका लाभ केवल अमीरों तक ही न सीमित रहे, इनका लाभ गरीबों की भी
मिलना चाहिए। भावी पीढ़ियों को बेहतर गुणवत्ता वाला पर्यावरण हस्तांतरित करना भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। लोगों को जागरूक करें, खुद भी जागरूकता को बढ़ाएं और इसके लिए पूरा करने के लिए इन संसाधनों का प्रबंधन भी अनिवार्य करें। संसाधनों के पोषणीय प्रबंधन में संसाधन को न्यूनतम हानि होती है, अल्प मात्रा में अपशिष्ट बनता है तथा इसका निस्तारण सुरक्षित व सरल होता है। परंपरागत खनन हेतु धातु निष्कर्षण में निकला धातुमल भी व्यर्थ चला जाता है। इसके लिए प्रकृति के साथ सद्भाव से रहना, प्रकृति का आदर करना भारतीय परंपरा का अंग है। हमारे निम्न क्रियाकलापों द्वारा प्राकृतिक संरक्षण, प्रकृति को प्रेम प्रदर्शित करना, ये सब हमारी परंपरा है। हमारा प्रकृति के प्रति प्रेम, प्रकृति संरक्षण हमारे जगत से ही प्रारंभ होता है। विद्यार्थियों को जगाकर पृथ्वी पर पैर रखने से पहले, जैसा कि निम्न श्लोक पढ़ने को कहा जाता है, समुद्र वशने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पर स्पर्म क्षमश में। इस तरह से विद्यार्थियों को सिखाया जाता है। सुबह पक्षियों के लिए दाना डालना चाहिए, इसके लिए आटा चीनी डालना, मछलियों और कछुओं को आटे की गोली डालना और हमारे प्रकृति प्रेम और प्रकृति संरक्षण के प्रयोगों का सशक्त प्रमाण है। यह हमारी दैनिक दिनचर्या में सदियों से चला आ रहा है, इसलिए आगे आने वाली पीढ़ियों को भी ये सिखाएं। सूर्य जो परम ऊर्जा का स्रोत है और इसे देवता के रूप में इनकी पूजा भी की जाती है। जल को वरुण देवता के रूप में पूजना, पर्वत, नदियाँ, वनों सभी को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। पादपों के संरक्षण हेतु अनेक पेड़ पौधों को लगाना चाहिए और कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो पूजनीय भी हैं, जैसे तुलसी है, दूर्वा को दूब की घास कहते हैं, कुशा, सफ़ेद आक आदि को धार्मिक महत्व के पेड़ पौधे बनाकर इनका संरक्षण सुनिश्चित किया गया है। किसी भी प्रकार की जीव हिंसा को पाप माना गया है। अन्न को ईश्वर माना गया है। खाद्यान्न के एक भी दाने को जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, इसको भी लोग पाप ही मानते हैं। यह संसाधनों के संरक्षण की एक बेहतरीन मिसाल है। हमें अपनी खाने की थाली में अन्न का एक भी दाना नहीं छोड़ना चाहिए। हमें जितनी आवश्यकता है सिर्फ उतना ही यूज करना चाहिए। इससे भोजन का भी संरक्षण होता है। भारतीय साहित्य जैसे उपनिषद व स्मृतियों में जंगल के उपयोग व प्रबंधन तथा संपोषिता पर एक अंतर्निहित विषय के बारे में भी बताया गया है और इसके लिए संस्कृत साहित्य अथर्ववेद की एक ऋचा के अनुसार गिरियस्ते पर्वता हिमालय से गिरियस्ते पर्वता हिमवंतरण्यम ते पृथिवी श्यानमस्तु बभ्रुम कृष्णाम रोहिणीम विश्वरूपा ध्रुवां भूमि पृथ्वी मिंद्रगुप्तम। इसके अनुसार, हे पृथ्वी देवी, तुम्हारे बिना बर्फ वाले पर्वत और जंगल कल्याणकारी हों। हे विभिन्न रंगों वाली स्थिर एवं रक्षित पृथ्वी, जिस पर मैं अजय अनाहत अक्षत होकर रहूं। इस प्रकार की बहुत सारी परंपराएं हैं जो कि भावी पीढ़ियों को सिखाया जा रहा है। इस तरह से हम किसी न किसी तरीकों को अपना करके प्रकृति की सहायता कर सकते हैं, उसको संरक्षित कर सकते हैं। वैदिक काल में वनों की वनस्पति के उत्पादक तथा सुरक्षात्मक दोनों ही पहलुओं के बारे में चर्चा किया जाता था।
लोग यह तब जानते थे कि वन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, इनसे हमें क्या लाभ होता है। वन प्राकृतिक संतुलन बनाए रखें, इसको बिगाड़ने का प्रयास ना करें। वैदिक काल में उत्तरार्ध में कृषि का एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि के रूप में विकास भी हुआ है और वो मानवीय क्रियाकलापों, उसकी सभ्यता, संस्कृति से सांस्कृतिक परिदृश्य देखने को भी मिला है। इस तरह से हमें अपनी संस्कृति, मान्यताओं, पारंपरिक तौर तरीके किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए, सभी को अपनाना चाहिए। इनमें से किसी न किसी प्रकार से मानव का फायदा ही होता है, किसी भी प्रकार की नुकसान होने की संभावना नहीं है। इसलिए हमें सदैव बड़ों का अनुसरण करना चाहिए, उनसे अच्छी बातें सीखना चाहिए जो हमारे जीवन को अच्छा स्वरूप प्रदान करें। आज की इस क्लास से यहीं तक। आपके लिए होमवर्क है, प्राकृतिक संसाधनों की हमें आवश्यकता क्यों होती है। इसको आपको कॉपी पे लिखना है और इसको याद भी करना है। आज की क्लास सिर्फ यहीं तक। थैंक यू क्लास।